हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग ये जो आपका क्वेश्चंस है जो हमारा वर्क ट्रांसफर के ऊपर बेस्ड है। तो अभी तक हमने वर्क ट्रांसफर के लिए कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखे थे और ये उसका क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, ये केवल क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन से जो कंक्लूजन निकलेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एसएससी जेईई कन्वेंशनल में भी आता है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के दो फायदे होंगे। पहला चीज, इस क्वेश्चन को करने से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आएंगे जो कि आपको आगे यूज पड़ने वाला है। और तीसरा चीज, ये जो आपके कन्वेंशनल क्वेश्चंस की भी तैयारी होते चले जाएगी, क्योंकि इसका जो कन्वेंशनल पार्ट है वो भी आपसे क्या एसएससी जेईई में बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चंस आपसे पूछा हुआ है। केवल आपका डेटा चेंज है और कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चंस को कैसा ट्विस्ट किया जा सकता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। ये आपका देखिए बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स अंडर जो आपका प्रोसेस है, तीन प्रोसेस चल रहा है आपको, और ये बिल्कुल आपको डायग्राम में दिया हुआ है। ये आपका प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, और बाकायदा आपको तीनों प्रोसेस को क्लासिफाई कर दिया है। तो पहला तो आपका आइसोबैरिक है, वो तो नहीं भी किया रहता तो हम देख के समझ जाते हैं। दूसरा हमारे पास आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल को लेके है। इवन अगर ये भी मेंशन नहीं किया रहता तो हम लोग समझ सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल में अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप किसका ज़्यादा होता है? नो डाउट आइडियाबैटिक का स्लोप आपका ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये प्रोसेस देखिए तो 2 से 3 आपका आइडियाबैटिक है, तो हॉरिजॉन्टल से अगर आप स्लोप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल से आपको किसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है? ये देखिए, ये आपका पोर्शन है, ज़्यादा स्लोप दिख रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो देखिए ये वाला जो स्लोप आपको ज्यादा दिख रहा है और ये वाला स्लोप आपको क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। तो अगर ये नहीं भी दिया रहता, केवल यही बोल देता कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है, तो भी हमें इतना कैपेबल होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस देखने के बाद हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार ये क्वेश्चन जो है ये आपको दिया है, इस पे क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। ये आपको 1 और 2 जो है इस पे कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 400। यूनिट आपको ऊपर मेंशन किया हुआ है किलो पास्कल। अगर मैं 3 पोर्शन पे बात करूं तो ये आपका कितना है? 100 किलो पास्कल। इस पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो V1 वाला पोर्शन है इस पे आपको क्या मिल रहा है? ये 1 मीटर क्यूब का है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपका पोर्शन V2 है और ये जो आपका पोर्शन ही क्या है? V3 है। हमको देखिए निकालना क्या है, हमको दो चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एक तो आपका V2 मतलब इस पॉइंट पर आपका वॉल्यूम निकालना है, और जो दूसरा कंडीशन है हमारे पास डेट इज नेटवर्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार आप क्या है इस वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को एक बार अपने तरीके से सॉल्व करिए। जरूरी है फ्रेंड्स, अगर आप अपने से सॉल्व नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैं जो बनाऊंगा वो आपको लगेगा करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, और फिर क्या होगा? आप अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाएंगे तो क्या गलती हो रही है वो गलती पकड़ में नहीं आएगी। तो एक बार मैं आपको जरूर बोलूंगा, वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, और चलिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर किए होंगे। तो एक बार हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स इसके साथ क्या कहानी चल रही है। तो ये हमारा मान लीजिए सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहला देखिए हमको क्या है? V2 निकालना हमारा पहला टारगेट है कि हमें जो है यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम है V2 वाला पोर्शन ये हमको मिलना चाहिए। ठीक है, अब V2 निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे पास 3 चीजें हैं। ये आपका 1, 2, 3 इस तरीके से आपका प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, और इसमें देखिए 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, V2 निकालने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या किया हुआ है आपने? बताइए, आपने जो सॉल्व किया है तो उसमें आपने क्या किया होगा? पहला चीज तो हम लोग 1 से 2 प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या कहानी हो रही है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ये प्रोसेस आपका 1 से 2 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, ये आपका जो हम लोग बात करें ये प्रोसेस 1 से 2 की तरफ है। ठीक है, तो प्रोसेस 1 से 2 में अगर जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ये आपका। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लग सकता है ये बताइए कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देंगे। जो गलती हो सकती है पहले मैं वो बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बोला आप ट्राई करिए, आप कहाँ कहाँ गलत कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली यहाँ आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने गलत किया होगा तो वही आप जाके फंसेंगे। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। क्या? T2/T1 इक्वल टू ये आपका P2/P1 की पावर
गामा माइनस वन बाई गामा इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, ठीक है, किए हैं ये क्या करेक्ट है कि नहीं है? इसमें हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को हटा दो और ये दोनों को अप्लाई कर देंगे, ऐसा होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? पहला चीज, ये जब मैं आपको आइडियल गैस के लिए लास्ट वीडियो में जब पढ़ाया हूँ तो ये कौन से प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है? ये है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और आप किस में अप्लाई कर रहे हो? कांस्टेंट प्रेशर में। तो पहला चीज तो ये आपका बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपका पहला गलती। ठीक है, मतलब एक चीज तय है कि अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो कांस्टेंट अगर प्रेशर के लिए अप्लाई करूंगा तो देखिए आपको क्या दिखेगा। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोल रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर आपका क्या हो सकता है, आप इसमें केवल और केवल एक ही टाइप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम लोग आइडियल गैस पे बात करें तो PV इक्वल टू MRT होता है, तो क्या निकल कर आया हुआ था? V प्रोपोर्शनल टू T, दैट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसको हम लोग अगर आइडेंटिफाई करें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2, यही लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर बताइए, वॉल्यूम का तो चलो ठीक है, V1 हमको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ V2 नहीं पता है और V2 तो हमको निकालना है। लेकिन देखिए यहाँ T1 और T2 इसका तो कोई अता पता नहीं है कि T1 क्या है T2 क्या है। तो बेटर है कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप T1 और T2 कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? ये आपको PV डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आपको TS का कोई TS डायग्राम जो है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका कोई अता पता नहीं है। तो पहला चीज तो इस प्रोसेस को लगाने से कोई हमारी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़िए प्रोसेस 2 से 3 की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मान लीजिए बढ़ता है कहाँ से? 2 से 3 की तरफ। तो इस प्रोसेस में आपका क्या होगा? अगर मान लीजिए जो प्रोसेस है मैं 2 से 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? 2 से 3 जो आपका है ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक है तो यहाँ पर हमारा जो है वो PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस आपका देखिए 2 से 3 की तरफ मूव कर रहा है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? P2 V2, ध्यान दीजिएगा, P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या डेटा नोन है। बात करते हैं P2 का, तो P1 और P2 दोनों 400 है, तो P2 हमको नोन है, खुशी की बात है। V2 तो हमको निकालना है, तो ये हमारा अननोन है। P3 की बात करते हैं तो देखिए डायग्राम में आपको P3 भी गिवन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ V3 हमको गिवन नहीं है। मतलब एक जुगाड़ मुझे ये दिख रहा है कि अगर मान लीजिए मैं किसी तरीके से V3 को फाइंड आउट कर लेता हूँ तब तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो V3 हमारा कैसे फाइंड हो सकता है? इसके लिए हमको क्या करना है, हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कौन सा बना हुआ है? ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये आपका कौन सा है? 3 to 1। और जो 3 to 1 है ये आपका कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर गामा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग 3 to 1 लगाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा P3 V3 इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा? P1 V1, यही आपको दिखा। अब देखिए तो इसमें से हमें क्या कुछ डेटा नोन है। अगर हम लोग बात करते हैं क्या P3 को लेके, तो P3 हमें नोन है बिल्कुल। V3 तो हमें यहाँ के लिए निकालना था। P1 पता है और देखिए V1 भी पता है हमें, तो डेफिनेटली यहाँ से V3 हमको मिल जाएगा। और V3 अगर उठा के आप यहाँ पर रख दोगे तो आपको मिल जाएगा V2। समझ में आया क्या करना है? तो ये आपको V2 निकालने की कहानी। अब हम लोग क्या है, मान लीजिए कन्वेंशनल पेपर में आया है, तो ऐसा हमको नहीं करना है क्या कि इसको हम लोग निकाले, अरे यार ये नहीं लगेगा, चलो नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में गए तो यहाँ पर अननोन है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐसा देखिए जितना आप ज़्यादा चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी करेंगे, एक तो आप अपना खुद का टाइम खराब करेंगे, और दूसरा चीज़ जो एग्जामिनर है जो आपको चेक कर रहा होगा, ठीक है, वो भी इरिटेट हो जाएगा इस तरीके का प्रोसेस देख के कि आप क्या है कहीं पर इक्वेशन बना के छोड़ दोगे। और इक्वेशन 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये सब चीज़ों को जितना कम यूज़ किया जाए उतना बेटर है। तो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करना क्या है, सबसे पहला आप एक रफ पार्ट उठाइए, रफ पार्ट में इसको कैलकुलेशन मारिए। कैलकुलेशन का इस सीक्वेंस देखिए, और सीक्वेंस देखने के बाद देखिए कि मैं कहाँ से कल चलना स्टार्ट करूँ। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हम लोग प्रोसेस 3 to 1 स्टार्ट करते हैं। 3 to 1 में हम लोग पहले V3 निकाल लेंगे, इसके बाद हम लोग प्रोसेस 2 से 3 की तरफ मूव करेंगे, और इस तरीके से हमारा क्या है V2 फाइंड आउट हो जाएगा।
तो एक बार इसको फाइनली हम लोग देखिए, तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे प्रोसेस 3 to 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए फाइनली अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कहाँ से, कौन से प्रोसेस से स्टार्ट करना है, हमको 3 to 1 से करना है। तो देखिए बात करते हैं हम लोग प्रोसेस 3 to 1, ये जो आपका प्रोसेस है 3 to 1, ठीक है। और ये जो आपका प्रोसेस 3 to 1 है, ये आपका कौन सा प्रोसेस है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो पीवी इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, P3V3 इक्वल टू P1 V1 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, P3 की वैल्यू देखिए यहाँ से, ये आपको P3 की जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पर, ये 100 है, P1 की वैल्यू 400 है। तो P3 की वैल्यू आपका कितना 100, V3 हमको निकालना है। P1 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका P1 है डेट इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर आपको P1 कितना दिख गया, ये आपको दिखा 400 इंटू आपको क्या दिखा V1, सॉरी V1 की वैल्यू भी हमको पता है, देखिए यहाँ पर ये 1 मीटर क्यूब है, तो V1 की वैल्यू भी रख दिया हमने। तो V3 कितना आ गया, यहाँ पर देखेंगे तो V3 आ गया 4 मीटर क्यूब, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम में जो है गलती अगर करते हैं तो अगर काफ़ी हद तक आप अपनी गलती खुद ही पकड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ तो ये V3 जो आया 4 मीटर क्यूब आया है, तो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, देखो ये आपको V1 जो है 1 मीटर क्यूब दिया है, जो आपको V3 दिया हुआ है, V3 जो आपने कैलकुलेट किया है वो यहाँ का पोर्शन है। तो एक बात तो तय है कि जो V3 और डेफिनेटली V1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो V3 की जो वैल्यू है ये आपको कितना आएगा, ये आपको आएगा 4 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता है और आपको बोलता है क्या कि V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इतना चीज तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो V2 की वैल्यू है कहीं ना कहीं 1 मीटर क्यूब और 4 मीटर क्यूब के बीच में आएगी। मतलब जो आपका V2 का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1 मीटर क्यूब और 4 मीटर क्यूब है, उसके बीच में आएगी V2 की वैल्यू, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका जो हमने निकाला V3 निकाला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं V2 निकालने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस कहाँ हम लोग को बढ़ना था, 2 से 3। तो नेक्स्ट हम लोग मान लीजिए यहाँ प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है 2 से 3। और जो 2 से 3 प्रोसेस, ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, 2 से 3 में अगर बात करेंगे तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे बात करें 2 से 3 के बीच में, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए P2V2 की पावर गामा इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं इसको, P3V3 की पावर गामा लिखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं। P2 की वैल्यू देखिए कितना है 400, तो ये आपको जो मिलेगा ये आपको मिला 400 इंटू V2 की वैल्यू तो हमको निकालना है, तो ये आपको लिखाओगे तो V2 की वैल्यू 1.4, ठीक है, इक्वल टू P3 की वैल्यू देखोगे तो कितना है हमारे पास 100 इंटू V3 की वैल्यू कितना है, ये आपको मिलेगा 4, ठीक है। तो 4 की पावर कितना हो गया, ये 1.4 गामा जो है। तो अगर आप यहाँ पर फाइनली V2 की वैल्यू निकल जाएगी, V2 की वैल्यू निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, सॉल्व करिए बताइए, ये आपको मिलेगा करीब करीब 1.486 मीटर क्यूब। ये आपको जो मिला हुआ ये किसकी वैल्यू मिली है, V2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये पहला चीज ध्यान रखिए कि यहाँ से तो एक चीज क्लियर था कि जो आपका V2 का वैल्यू है कहीं ना कहीं V1 और V3 के बीच में आएगा, ठीक है। अगर आप इसमें गलती करते हो तो उसमें गलती से कुछ चांसेस ऐसे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है 4 से ज़्यादा आ जाए या 1 से कम आ जाए, ठीक है। तो पहला चीज आप ये डायग्राम अगर जो दिया हुआ है तो डायग्राम से आप खुद ब खुद कंक्लूड कर सकते हो कि मेरा आंसर किस रेंज में जाएगा। तो ये जो हमने निकाला है फ्रेंड्स, ये हमने V2 को निकाला हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको V2 निकालना क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे हम लोग सीक्वेंस पे आगे बढ़े ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हमारा जो फर्स्ट था V2, ये तो हमको निकल गया, ठीक है। और फाइनली जो V2 की वैल्यू आई वो कितनी आई है 1.486। तो ये जो आपको V2 की वैल्यू आई हुई है ये आपको आया हुआ है 1.486 मीटर क्यूब, ठीक है, 1.486 मीटर क्यूब। ये आपको जो मिला हुआ है ये आपको V2 की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम है नेटवर्क डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ नेटवर्क डन को लेके, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका पहला चीज़ था। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे नेटवर्क डन। नेटवर्क डन सोचिए और बताइए कि कैसे निकाला जा सकता है। अगर हम लोग जैसे नेटवर्क डन की बात करें तो नेटवर्क डन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं।
तो ये तो हमको पता है कि पीवी डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, वर्क ट्रांसफर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक साइकिल है, जहां से ये स्टार्ट हुआ है 1 से वहीं पर आके मिल गया ना ये। तो अगर ये ऐसा हुआ है तो क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक साइकिल है। तो अगर आपसे बोलता है इसमें कि इसका वर्क ट्रांसफर निकालो, तो वर्क ट्रांसफर के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यों ना एक काम किया जाए। पहला चीज, हमको अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर पता है, याद करिए हमने वर्क ट्रांसफर अलग अलग प्रोसेस के लिए निकाला है। टोटल 5 प्रोसेस थे जो अभी तक हमने पढ़ा है, और उस 5 प्रोसेस के लिए हमने वर्क ट्रांसफर भी निकाला हुआ है। तो वही 5 प्रोसेस में से 3 प्रोसेस दिख रहा है, मतलब इस तीनों प्रोसेस के लिए हमको वर्क ट्रांसफर पता है, बिल्कुल पता है। तो एक काम करते हैं, प्रोसेस 1 से 2 का वर्क ट्रांसफर निकालते हैं, प्लस प्रोसेस 2 से 3 का वर्क ट्रांसफर निकालते हैं, प्लस प्रोसेस 3 to 1 का वर्क ट्रांसफर निकालते हैं, और ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आ रहा होगा। तो आइए एक बार हम लोग इस पे देखते हैं करना क्या है, ये आप नोट कर लीजिए। और सेकंड हम लोग देखते हैं वर्क ट्रांसफर को लेके कहानी। तो वर्क ट्रांसफर के साथ देखिए क्या होने वाला है। तो सेकंड पार्ट हम लोग निकालते हैं नेटवर्क, या जो आपका वर्क ट्रांसफर आया हुआ है। तो देखिए पहला हम लोग क्या करते हैं कि 1 से 2 की तरफ मूव करते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 की तरफ। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमको जो वर्क ट्रांसफर निकालना है उसमें जितने भी फॉर्मूले सब पीवी के टर्म्स में हैं। तो आपको हर एक पॉइंट पे इस पे प्रेशर और वॉल्यूम वाला टर्म्स आपको पता होना चाहिए। मतलब जो भी आपके टर्म्स है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम वाली ये सब चीजें आपको क्या है, पता होनी चाहिए। तो प्रोसेस अगर मैं बात करूं प्रोसेस 1 से 2 की तरफ, ठीक है। तो प्रोसेस जो हमारा 1 से 2 है, प्रोसेस जो हमारा 1 से 2 है, कौन सा प्रोसेस है, ये है आपका कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये बताइए कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमारा वर्क ट्रांसफर कितना होता है। वर्क ट्रांसफर जो हम लोग निकाल रहे हैं वर्क फॉर 1 से 2, तो 1 से 2 के लिए आप कितना निकालेंगे अगर हम लोग बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या होता था, P इंटू V2 माइनस V1, यही होता था, बिल्कुल। और यहाँ P आपका कांस्टेंट है, तो 1 से 2 के बीच में प्रेशर तो आपको कांस्टेंट दिख ही रहा है। तो यहाँ पर जो P है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्या, 400 इंटू व्हाट इज V2, ये आपको है 1.486 माइनस व्हाट इज V1, ये आपको दिया हुआ है 1, ये आपको कंडीशन दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये कहीं ना कहीं वैल्यू आएगी करीब करीब आपको 194.4, ठीक है। यूनिट क्या होगा बताइए, तो एक बार यूनिट को लेके लोग कंफ्यूज होते हैं। यूनिट बताओ क्या होगा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर किलो पास्कल में दिया हुआ है, किलो पास्कल मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यही दिया है ना। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये क्या है, मीटर क्यूब है। तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो इसके यूनिट के साथ क्या होगा, ये आपको फाइनली यूनिट मिलेगा किलो जूल। और कोई लोग लगा होगा पता नहीं किलो जूल कहाँ से आया है। देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ये होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है, और ये फाइनली वॉल्यूम की यूनिट क्या दिया हुआ है, मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कटा तो क्या है, किलो न्यूटन मीटर बचा ना। तो किलो न्यूटन मीटर मतलब फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपको किलो जूल में, ठीक है। तो यही यूनिट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर किलो जूल। क्लियर हुआ ये चीज। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस प्रोसेस के लिए, प्रोसेस 2 से 3। तो ये आपका जो है अभी प्रोसेस 2 से 3, तो 2 से 3 के साथ क्या कहानी होने वाला है, जो हमारा प्रोसेस 2 से 3 है इसके साथ क्या कहानी होगी, कौन सा प्रोसेस है हमारा 2 से 3, जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। मतलब पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट, यही आपको मिल रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्रोसेस के लिए बात करेंगे। तो देखिए अभी हमने जो निकाला था ये प्रोसेस हमने किसके लिए निकाला था, 1 से 2 के लिए। अभी हमने जो निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, प्रोसेस 2 से 3 के लिए। तो 2 से 3 के लिए आप देखेंगे तो क्या फॉर्मूला है आपको वर्क ट्रांसफर का, अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा वर्क ट्रांसफर होता है 2 से 3 के लिए आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2 से 3 तक का जो प्रोसेस है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं P2 V2 माइनस P3 V3, ठीक है, डिवाइड बाई गामा माइनस 1। याद रखिए यही फॉर्मूला है। सेकेंड चीज गलती से भी ये मत करिएगा कि P3 V3 माइनस P2 V2, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारा फॉर्मूला आया हुआ है वो आपका P1 V1 माइनस P2 V2 आया था, मतलब इनिशियल से फाइनल। तो यहाँ प्रोसेस 2 से 3 की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा आपका, अगर P2 की बात करूँ तो
ये जो आपका टर्म्स P2 आया हुआ है ये हमको पता है, बिल्कुल पता है, कितना है ये 400। तो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया कितना 400 इंटू व्हाट इज V2 1.486, तो 1.486 माइनस व्हाट इज P3 की बात करोगे तो कितना है ये है आपका 100 इंटू और V3 आपका कितना आया हुआ है, V3 आया हुआ है आपका 4, ठीक है, डिवाइड बाई ये वैल्यू कितना आएगा 1.4 माइनस 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली ये वैल्यू कितना मिलेगा, ये वैल्यू आपको कहीं ना कहीं मिलेगा 486। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं वर्क डन ऑफ 2 से 3, तो वर्क डन ऑफ 2 से 3 अगर आप निकालोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कितना 486 किलो जूल, ठीक है। तो एक तो आंसर आपको ये दिखा, वर्क डन जो आपका आया है कितना 2 से 3 की तरफ, ठीक है, और एक आपको ये मिला हुआ था वर्क डन जो आया था 1 से 2 वाला, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर लोग मिस्टेक करते हैं, अगर आपने मिस्टेक किया होगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि हो सकता है आपने यहां मिस्टेक किया हो। क्या, जो हमने नेक्स्ट वर्क डन हम लोग निकालने वाले हैं, कौन सा प्रोसेस के लिए निकालने वाले हैं, प्रोसेस हमारा चल रहा है कहा 3 से 1, तो ये हमने निकाल दिया 3 से 1, ठीक है। और ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, जो प्रोसेस 3 से 1 है, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब PV इक्वल टू आपको क्या दिखने वाला है, ये आपको दिखेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस पे बात करते हैं, क्या देखिए मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें तो 3 to 1 जो है आपका, वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो पहला चीज तो हमको पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन बताइए, तो वर्क डन ऑफ 3 to 1 बताइए क्या होगा। अगर मैं इस पे बात करूं 3 to 1 को लेके, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा। देखिए हमारा जो फॉर्मूला था, ध्यान रखिएगा, मैं अभी एक बार यहाँ पर आपको लिख देता हूँ पहले, जो आइसोथर्मल के लिए वो क्या था हमारे पास, वर्क डन का फॉर्मूला ये था आपका PV ऑफ V फाइनल बाई V इनिशियल, V2 बाई V1 था, मतलब V फाइनल बाई V इनिशियल यही था। बस इसी से हमको आगे बढ़ना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो PV जो है, तो कहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 3 है और एंडिंग पॉइंट 1 है, मतलब प्रोसेस हमारा 3 से 1 की तरफ मूव कर रहा है। तो या तो आप स्टार्टिंग भी लिख सकते हो या लास्ट भी लिख सकते हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया P3 V3 ln ऑफ, मेन जो गलती करते हैं वो यहाँ पर करते हैं V फाइनल बाई V इनिशियल। हम लोग क्या बेसिकली 3 to 1 है, तो सीधा सीधा हमारा आदत है क्या कि फाइनल बाई इनिशियल है तो V2 बाई V1, मतलब जो भी कंडीशन है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर V3 बाई V1 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, इसमें आप देखो कि आपका इनिशियल कौन सा पॉइंट है और फाइनल कौन सा पॉइंट है। तो 3 वाला आपका यहाँ पर इनिशियल मिल रहा है और 1 वाला पॉइंट आपको फाइनल मिल रहा है। तो अगर मैं फाइनल वॉल्यूम की बात करूँ तो फाइनल वॉल्यूम आपका 1 है और इनिशियल वॉल्यूम आपका क्या है 3 है। अगर आपने इसको अपोजिट किया होगा तो आपका मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन आपका ओवरऑल जो वर्क डन निकालोगे वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आइए एक बार पहले इसको हम निकालते हैं फिर समझेंगे। तो इस पे अगर बात करें तो P3 की बात करते हैं। हमारा P3 की वैल्यू कितना है, ये है आपका 100, ठीक है, इंटू V3 हमारे पास कितना आया है 4 इंटू ln ऑफ व्हाट इज V1 की वैल्यू देखेंगे तो कितना है 1 और V3 की वैल्यू दिखेंगे तो ये आपको कितना आया हुआ है 4, ठीक है। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो आपको वैल्यू मिलेगी ये आपको मिलेगा -554 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, ठीक है। तो ये आपको आएगा किलो जूल और ये आपको जो आया हुआ है वर्क डन 3 से 1 आया हुआ है। तो ये हमारे पास जो फ्रेंड्स वर्क डन हमने निकाला हुआ है, ये हमारे पास टोटल जो आप देखोगे तो हमारे पास 3 तरीके का वर्क डन आ चुका है तीनों प्रोसेस के लिए। एक आपका 1 से 2, एक आपका 2 से 3 और एक आपका 3 से 1। पहला चीज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ निगेटिव आया हुआ है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था कि यहाँ से बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कंक्लूजन निकल के आने वाले हैं। तो इस पे हम लोग एक बार बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग निगेटिव आया उसके बारे में बात करते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आपको अब टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, ये तीनों पार्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ऐड करोगे तो जो निगेटिव है वो निगेटिव साइन के साथ ऐड होगा। तो अगर आप यहाँ पे टोटल वर्क डन अगर आप निकालेंगे, जो वर्क ट्रांसफर अगर आप मान लीजिए निकालते हैं टोटल, तो टोटल आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा W ऑफ 1 से 2, ठीक है, प्लस फिर क्या दिखेगा W ऑफ 2 से 3, प्लस फिर क्या दिखेगा आपको
W ऑफ 3 से 4। समझ में आया? अगर मैं 1 से 2 की बात करूं तो ये आपको कितना दिखेगा? ये आपको दिखेगा 194.4, मतलब 194.4, ठीक है। प्लस W अगर आप 2 से 3 देखोगे तो कितना दिखेगा? ये आपको दिखेगा 486, प्लस ये माइनस के साथ कितना है? 554। ये तो जब आप इसको फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर यही लिख देते हैं। ये करीब करीब आपका आएगा 125.89, जो भी है 125 मान लीजिए ले लेते हैं, तो ये आपको जो आंसर मिला 125 किलो जूल, ये आपको टोटल वर्क ट्रांसफर मिला है, ठीक है। पहला चीज मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर बदतमीजी किया रहता और गलती से अगर आपने ये वाला जो पोर्शन है V1/V3 जो मैंने लिखा हुआ है, ये अगर आपने V3/V1 लिखा रहता तो क्या कहानी होती? ये जो आपकी कहानी है, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम आता 554, लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन की जगह आपका क्या निकल कर आता? पॉजिटिव साइन, ठीक है। और पॉजिटिव साइन निकल कर आता तो ये यहाँ पर ऐड हो जाता और फाइनली वर्क डन आपको और ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता, जो कि टोटली रॉन्ग होता, ठीक है। तो ये तो पहला चीज़ था कि जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव निगेटिव साइंस आए हैं, इसका एक बार मतलब क्या है वो हम लोग एक बार समझते हैं। तो आइए एक बार चलते हैं डायग्राम की तरफ। पहला आप देखिए जो प्रोसेस 1 से 2 जो आपका हो रहा है, देखिए हमारे पास वर्क को हम लोग पॉजिटिव निगेटिव में 2 तरीके से डिफाइन करते थे। अगर मान लीजिए आपका कोई वर्क डन है ऑन द सिस्टम हो रहा है तो वो हम लोग क्या लेते थे? निगेटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम को हम लोग क्या लेते थे? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ 1 से 2, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है पहले ये समझते हैं। ये 1 से 2 में आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में आइए एक बार आप। ये मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है और यहाँ पर हमारा क्या है? वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये एक्सपांशन होगा कि कंप्रेशन होगा? यहाँ पे अगर देखोगे तो वॉल्यूम ये बढ़ाओगे तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा, तो ये आपका हो गया एक्सपांशन। और एक्सपांशन में आपका वर्क पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है? पॉजिटिव आता है। मतलब ये जो आपका प्रोसेस है कहीं ना कहीं ये प्रोसेस आपका एक्सपांशन है, जहाँ पर आपको वर्क क्या मिला हुआ है? पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 2 से 3। 2 से 3 में क्या है देखते हैं। प्रेशर देखिए आपका डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मतलब पिस्टन आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और आपका प्रेशर कंटिन्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है। मतलब ये भी आप देखोगे तो क्या है? एक्सपांशन है। तो एक्सपांशन है तो यहाँ भी हमारा जो वर्क है वो कैसा दिखता है? पॉजिटिव दिखता है। आगे हम लोग बात करते हैं 3 to 1 के लिए। 3 to 1 के लिए आपका कैसा दिखेगा प्रोसेस? ये मान लीजिए आपका 3 और 1 है। 3 से 1 में अगर आप चलोगे तो देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब कहीं ना कहीं ये पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा होगा, तभी वॉल्यूम कम हो रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? ये प्रोसेस हुआ कंप्रेशन। और अगर प्रोसेस आपका कंप्रेशन हुआ है तो ये जो आपकी वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू आएगी? ये आपकी आएगी निगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रोसेस आपका जो 1 से 2 है पॉजिटिव आना था, डेफिनेटली ये वैल्यू पॉजिटिव दिखी है। 2 से 3 में अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली 2 से 3 में ये जो वैल्यू है ये आपको पॉजिटिव दिखी है। और 3 to 1 में आपका कंप्रेशन हुआ है तो डेफिनेटली ये वैल्यू आपको क्या दिखा है? निगेटिव दिखा है। तो अगर आपसे कोई ओवरऑल वर्क डन पूछे तो आप जितना वर्क लिए हो और जितना वर्क उसके ऊपर किए हो वहीं से तो आप नेटवर्क निकालोगे ना। तो जितना आपको मिला है उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा जितना आपने उसको दिया है, तभी तो आपका नेट होगा। नेट वर्क डन क्या होता है? आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया, उस पर जो सेविंग है, जो बचा हुआ आपका क्या है? नेट सेविंग है। तो ठीक इसी तरीके से आपका क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव और निगेटिव वाला कंसेप्ट था। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे की कहानी। अब ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं है, क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है, लेकिन जो कंक्लूजन है अभी वो कंक्लूजन खत्म नहीं हुआ है। तो ये आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई, वर्क डन को लेके कहानी समझ में आई, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और इसमें चेंजेस मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें कुछ नहीं, मेरा डायग्राम भी वही चीज़ है, वैल्यू भी मेरा बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल डायग्राम वही है, वैल्यू भी एज इट इज़ रहने वाला है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइकिल जो है, इस साइकिल का आप रोटेशन देखिए, साइकिल का रोटेशन आपको कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। अगर आप ये साइकिल देखेंगे तो साइकिल आपका कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है।
और यहाँ पर जो अगर आप देखोगे वर्क डन, तो वर्क डन मेरे को ओवरऑल क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मिलने का कहीं ना कहीं ये मतलब है कि जो मुझे ओवरऑल इस साइकिल से मिल रहा है वो साइकिल से वर्क डन मुझे मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल वर्क डन मेरा पॉजिटिव आया है। तो ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ये साइकिल से कहीं ना कहीं मुझे वर्क मिल रहा है। अब क्या है, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम के साथ बदतमीजी करता हूं। तो देखिए क्या हो सकता है इसके साथ, कुछ नहीं है, बस ये जो मैं साइकिल को अभी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, इसको अब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। ये मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट एक बदतमीजी, ठीक है। क्या हुआ है वो, ये जो है आपका, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज साइकिल को घुमाया है, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपका जो है वर्क ट्रांसफर अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है साइकिल, तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में आपका वर्क ट्रांसफर निकालो। इस वीडियो को पॉज करिए और डेफिनेटली निकालिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देना है मुझे, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करिए और पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आइए तो मैं फिर इस पे बात करता हूँ। कुछ नहीं है, केवल इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने के लिए। डेटा सेम है और मैं कुछ भी चेंज नहीं किया हूँ, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग बात करते हैं। तो ठीक है, वीडियो पॉज करके आई होप आपने सॉल्व किया होगा। कितना आ रहा है आंसर, मैग्नीट्यूड सेम आया, और अगर आंसर की बात करें तो पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया है। तो एक बार चलिए देखते हैं। पहला देखिए, आपका प्रोसेस जो है कोई भी ले सकते हो। तो हमारे पास एक तो 2 से 1 है, तो एक आपका 3 से 2 चल रहा है, और एक आप देखोगे तो 1 से 3 की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मैं इस केस में प्रोसेस जो 1 से 2 है, अब मेरा जो प्रोसेस है 2 से 1 चल रहा है, जैसा जैसा सीक्वेंस चल रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रोसेस है वो आपका 2 से 1 की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, प्रोसेस 2 से 1, ठीक है। अगेन कांस्टेंट प्रेशर है, तो जब आप यहाँ पे बात करेंगे 1 से 2 की तरफ, तो अगेन V2 बाई V1 मतलब V फाइनल बाई V इनिशियल होता है। तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट 1 है, इनिशियल पॉइंट 2 है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा V1 माइनस V2। ये समझ में आया क्यों हुआ, V फाइनल बाई V इनिशियल होता है, तो इसके लिए आप देखोगे तो V1 माइनस V2। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका 1 ही रहने वाला है, ठीक है। 1 माइनस ये आपका क्या बन जाएगा, V2 की वैल्यू 1.486। ये तो अगर आप जब सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड तो आपको चेंज होने से रहा, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं। चेंजेस क्या है, देखिए वैल्यू आपको निगेटिव मिल रहा है, तो ये वैल्यू आपको क्या दिखेगी, ये वैल्यू आपको दिखेगा निगेटिव। निगेटिव क्यों आया निगेटिव, क्योंकि हमने क्या किया था, इसको कंप्रेस। चेक करिए यहाँ पर 1 से 2 में वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, और पिस्टन अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो इसीलिए वैल्यू क्या आ गई है, निगेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं प्रोसेस 2 से 3 की तरफ। तो यहाँ प्रोसेस जो है वो 3 से 2 जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस सीक्वेंस को चेंज करना होगा हमें, और ये जो आपको प्रोसेस मिला हुआ है, ये प्रोसेस आपको मिला हुआ है कितना, 3 से 2 की तरफ, ठीक है। तो 3 से 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें आपको क्या है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब आपका जो वर्क डन बनाओगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए P1 V1 माइनस P2 V2 होता था, इनिशियल से फाइनल जाते थे। तो यहाँ पर इनिशियल 3 है, तो ये आपकी जो वैल्यू मिलेगी, ये आपको मिलेगी 3, ये भी आपको मिलेगा 3, और ये जो आपको वैल्यू मिलेगा ये आपको मिलेगा 2, और ये भी जो आपको मिलेगा ये आपको वैल्यू मिलेगा 2, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा इंटरचेंज होगा। तो कुल मिला कि ये वाला साइन निगेटिव आएगा और ये वाला साइन पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने वैल्यू लिखा हुआ है, ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है क्या, P3 V3 का, ठीक है। और ये जो आपकी वैल्यू है, ये वाला, ये वैल्यू है आपकी किसकी, P2 V2 का। तो अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आपको वैल्यू है, मैग्नीट्यूड तो आपको सेम मिलने वाला है, लेकिन यहाँ जो साइन पॉजिटिव आया था पहले, अब ये साइन आपका क्या आने वाला है, निगेटिव। क्यों, एक बार चेक करिए यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका 3 से 1 की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपका ये आपका 2 से 3 वाला बात हो रहा है, तो 3 से 2 की तरफ मूव कर रहा है। तो 3 से 2 में क्या होगा, पिस्टन आपका इधर मूव कर रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, कंप्रेशन। देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। 3 से 2 में अगर आप जाओगे 3 से 2 में, तो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर कम हो रहा है मतलब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है,
तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो ये जो सिनारियो आपको दिख रहा है, प्रेशर कम होना और वॉल्यूम प्रेशर आपका बढ़ना और वॉल्यूम कम होना कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन है तो इसलिए वैल्यू आपको क्या दिख गई, निगेटिव। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्रोसेस। अगला जो प्रोसेस मेरा देखिए हो रहा है वो 1 से 3 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपको प्रोसेस का चेंजेस है वो आपको दिख रहा है 1 से 3। तो 1 से 3 में अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ P1 V1 लिखो या P3 V3 लिखो, ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आइसोथर्मल है तो P1 V1 इक्वल टू P3 V3 होगा। यहाँ से चेंजेस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, ये आपका जो कंडीशन है V फाइनल बाई V इनिशियल होता है, तो यहाँ फाइनल पॉइंट 3 है, देखिए डायग्राम में फाइनल पॉइंट 3 है, इनिशियल पॉइंट 1 है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको होगा V3 बाई V1। ठीक है, V3 की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 1/4 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और इस हिसाब से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये वैल्यू आपको मिलेगी प्लस में। समझ में आया, मतलब ये जो वैल्यू आपको क्या दिखेगी, ये वैल्यू आपको दिखेगी पॉजिटिव। तो फाइनली क्या होगा, ये 554 किलो जूल आपको जो दिख रहा है। तो अगर आप देखिए तो ये आपका देखिए एक्सपांशन है कि कंप्रेशन, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 1 से 3 अगर आपका मूव कर रहा है तो इसमें आप देखिए तो वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और प्रेशर कम हो रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो ये प्रोसेस आपका एक्सपांशन हो गया, और एक्सपांशन के कारण ये आपकी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। तो अगर आप देखिए ओवरऑल वर्क डन निकालेंगे तो ओवरऑल वर्क डन आपको क्या दिखने वाला है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको कैसे दिखी है, निगेटिव। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ये भी वैल्यू आपको कैसा दिखा हुआ है, निगेटिव। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको कैसा दिखा हुआ है, पॉजिटिव। ठीक है, तो जहां है निगेटिव वो हो गया पॉजिटिव। तो देखिए ये दोनों माइनस माइनस है, जब इसको ऐड करेंगे फाइनली तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, निगेटिव साइन के साथ मिलेगा। तो निगेटिव साइन के साथ मिलने का मतलब 125 किलो जूल आया हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, केवल और केवल क्या चेंजेस हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर निगेटिव साइन आ गया है। मतलब अब जो इस साइकिल से जो आपका वर्क का इंटरेक्शन हो रहा है ना, मुझे 125 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो आपका क्लॉकवाइज साइकिल घूम रहा था इसके पहला वाला, उससे हमको वर्क मिल रहा था, और ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्क को देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये था जो क्लियर हुआ। बात करते हैं अगले कंक्लूजन की। तो अगले कंक्लूजन में हमको क्या देखना है कि अभी तक हमने फ्रेंड्स इस डायग्राम को लेके जो भी चीजें हमने देखा है, ये पूरा का पूरा कहानी आपका जो चल रहा था, ये कहीं ना कहीं हम लोग न्यूमेरिकल को लेके चल रहे थे। एक बार हम लोग इस डायग्राम में फिजिकली मूव करते हैं और थोड़ा सा डायग्राम के साथ खेलते हैं। लेकिन यहाँ से जो मुझे एक चीज ये समझ में आया, क्या पहला कंक्लूजन, कि जितने भी आपके क्लॉकवाइज साइकिल अगर आप दिख रहे हैं, ठीक है, इसके पहले वाला जो डायग्राम था वो क्लॉकवाइज था, तो जितने भी डायग्राम हमको क्लॉकवाइज पे दिख रहे हैं वो सभी का सभी हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होगा। और जितने भी डायग्राम हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं वो सभी का सभी क्या होगा, आपका वर्क एब्जॉर्बिंग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, आपको निगेटिव है, निगेटिव का मतलब वर्क देना पड़ेगा। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इस कंक्लूजन को हम लोग लिखेंगे आगे, बट अभी बिल्कुल ये बात खोपड़ी के अंदर चला जाना चाहिए कि कहीं भी आपको अगर क्लॉकवाइज घूमता हुआ साइकिल दिख गया तो वो आपका वर्क प्रोड्यूसिंग होगा, और एंटी क्लॉक दिखता हुआ घूम गया, एंटी क्लॉक साइकिल अगर आपको दिखता है तो वो आपको क्या बन जाएगा, वर्क एब्जॉर्बिंग। एग्जाम्पल्स अगर आप लेना चाहते हो, कार्नोट साइकिल, ऑटो, डीजल, ड्यूएल, ये सब कैसा घूमता है साइकिल, ये सब क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज घूमता है तभी तो आपको वर्क देता है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पे बात करोगे तो जो हमारा आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में हम लोग जो रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ते हैं उसमें आप क्या करते हो, एक्सटर्नली आप वर्क देते हो ना, घर के अंदर जो फ्रिज चलते हैं, एसी चलते हैं, उसी चीज का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं आरएसी में। तो वहां पर हम लोग को क्या है, वर्क उस पर देना पड़ जाता है। तो उस चीज के लिए आपका ये कंडीशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। हम लोग बात करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स जो हमने ये वर्क निकाला हुआ है, इस वर्क के बारे में अभी मैं कुछ एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला तो जो वर्क निकला हुआ है, एक बार हम लोग इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं ताकि क्या हो, हमको ये चीजें क्लियर हो। तो देखिए बात करते हैं क्या क्या हमारा वर्क डन आया हुआ है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहला चीज जो आपका वर्क डन आया हुआ है 1 से 2 की तरफ, ये आपको आया हुआ है, जो भी प्लस या माइनस हो तो अभी हमको समझ में आ गया है, मैग्नीट्यूड हमको मेन लिखना है।
194.4 किलो जूल। W जो 2 से 3 आया हुआ था, ये आपको आया हुआ था कितना, 486 आया हुआ था आई थिंक, हाँ ये आपको आया हुआ था 486 किलो जूल। नेक्स्ट अगर आप देखोगे W321, तो W321 विथ माइनस साइन आया हुआ था और ये आपका आया हुआ था -554 किलो जूल। तो ये हमारे पास टोटल कितना आया, ये हमारे पास टोटल 3 वर्क डन जो निकल कर आए हुए हैं। तो अगर आप इसमें देखिए तो इसको मैं रफ करता हूं और आगे की कहानी सुनिए कि एक्चुअल में अब हम लोग थोड़ा डायग्राम से खेलते हैं कि डायग्राम के साथ आपको क्या कहानी करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहला चीज ये हमारा पीवी डायग्राम है। एक्चुअल में हमने जो वर्क को निकाला है, एक्चुअल में हमने किया क्या है इसको हम लोग समझ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारा जो पीवी डायग्राम है, सबसे पहला चीज आपने जो 1 से 2 निकाला जो कि आपको 194.4 आया था, ये आपने किया क्या, यहाँ पर देखिए ये आपका 1 से 2 जो आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये आपका 1 से 2 की तरफ, और ये आपका प्रोसेस कौन सा, आइसोबैरिक। तो हमारा क्या है, पीवी डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, वर्क ट्रांसफर शो करता है। तो अगर आपने 1 से 2 तक का अगर वर्क डन निकालना है 194.4, मतलब डेफिनेटली ये चीज क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करने के बाद इसका एरिया शो करेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्चुअल में जो आपने 194.4 जो निकाला हुआ है, एक्चुअल में आपने देखिए ये वाला एरिया निकाला हुआ है, ध्यान से देखते रहिएगा जो बता रहा हूँ। ये जो है आपने ये वाला एरिया निकाला हुआ है 1 से 2 के लिए, और ये टोटल यही तो आपने किया था। देखिए P रेक्टेंगुलर दिख रहा है और यही फॉर्मूला भी हमारा लगा था P इंटू DV। तो यहाँ पर ये जो हमने निकाला 1 से 2 प्रोसेस के लिए निकाला था। नेक्स्ट आपने 2 से 3 प्रोसेस के लिए निकाला था। तो 2 से 3 में आपका क्या हो रहा था, ये आपको वर्क डन 486 मिल रहा था। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ते हैं 2 से 3 की तरफ, ये ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, ये जो हमारा जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 2 से 3। और 2 से 3 में जब आपने वर्क डन निकाला तो इसमें भी अगर आप देखेंगे वर्क डन का कहानी, तो वर्क डन का कहानी आपको ये आपने निकाला 2 से 3 के साथ, ये ठीक है। और ये आपने कितना निकाला हुआ है, 486, ठीक है। तो ये अगर आप ये निकाले, अब देखिए अगर आपने वो बदतमीजी किया रहता और जो निगेटिव वाला साइन आपने छोड़ दिया रहता, उसको पॉजिटिव कर दिए रहते, तो क्या होता। अभी मान लीजिए मैं निगेटिव ले रहा हूँ और 3 to 1, तो जब मैं 3 to 1 निकाला तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका प्रोसेस है 3 to 1, तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं आपका क्या है, इतना यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर पहुँचा। तो हमने एक्चुअली क्या किया, इस चीज़ को माइनस किया। तो माइनस करने का मतलब था ये कि इतना एरिया को हमने क्या किया है, डिडक्ट किया है, कम कर दिया है इतने सारे एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया कम करने के बाद हमारे पास जो टोटल आया था वर्क डन टोटल, वो करीब करीब आया था 125 किलो जूल के आसपास, ठीक है। तो 125 किलो जूल अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन सा एरिया दिख रहा है। तो 125 किलो जूल वाला देखिए, अगर आप देखेंगे तो 125 किलो जूल में टोटल आपको ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। समझ में आया कुछ, मतलब ये जो आपका एरिया है, यही एरिया तो हमने निकाला हुआ है, जो कि कितना आया हुआ है, 125 किलो जूल, यही हमने एरिया निकाला हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारा है क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ये हमारा मतलब ये है पहला चीज कि एक्चुअल में जो हमने 125 किलो जूल निकाला हुआ है, ये हमारा एक्चुअल में इस साइकिल का एरिया है। तो यहाँ से दूसरा कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि किसी भी साइकिल का जो एरिया है ना, वो उसके वर्क डन के बराबर हो जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी साइकिल दिया है, आपके पास अगर मान लीजिए कोई भी आपका साइकिल है, तो इस साइकिल का जितना आप एरिया कैलकुलेट करोगे, ये एरिया आपको कितना मिलेगा, वर्क डन के बराबर। ये कहानी समझ में आया। मतलब कुल मिला के अगर आप फाइनली कंक्लूजन पे जाते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि किसी भी साइकिल के जो बीच का एरिया है वो क्या शो करता है, वर्क ट्रांसफर। अगर आपने ये साइन को निगेटिव ना यूज करके पॉजिटिव किया रहता, तो ये जो आपका डायग्राम है, ये डायग्राम और आपका आगे बढ़ जाता, तब तो आप और एरिया कैलकुलेट कर देते। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी साइकिल दिया हुआ है, तो सीधा सीधा अगर आपको लगता है कि किसी भी पीवी डायग्राम के अंदर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर दिया है, तो आप सीधा सीधा एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो आड़ा तिरछा कर्व दिया हुआ है, तो इसका तो हमें प्रॉपर कोई मैथमेटिक्स के थ्रू फॉर्मूला तो पता है नहीं। तो फॉर्मूला पता नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से मेथड मूव करके आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे
कि ये जो आपका था ये क्लॉकवाइज में चले, जब आप एंटी क्लॉकवाइज में भी चलोगे तो वही कहानी होने वाली है। एरिया भी आपका डेफिनेटली, अगर मैं मान लो ये साइकिल जो है इसमें जो भी प्रोसेस है उसको अगर मैं चेंज करूंगा ही नहीं, केवल मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, तो इससे हमको क्या मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो फाइनली एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा, एरिया तो चेंज होने से रहा। यही रीजन है कि आपका मैग्नीट्यूड जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहां से जो दो कंक्लूजन आपको मिला, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या क्या कंक्लूजन आपको मिला हुआ है अगर हम लोग बात करें तो पहला कंक्लूजन देखिए हमने क्या देखा हुआ था। पहला कंक्लूजन, बिल्कुल इसको नोट करके 4 बार स्टार मारिए और इस पॉइंट को लिखिए। क्या? नोट में फर्स्ट पॉइंट कि जितने भी हमारे क्लॉकवाइज साइकिल होते हैं ये सभी का सभी वर्क प्रोड्यूसिंग, मतलब वर्क देता है, या वर्क प्रोड्यूसिंग के अलावा आप लिख सकते हो क्या, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है। ठीक है, ये आपका वर्क प्रोड्यूसिंग और पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है क्लॉकवाइज के लिए। अगर आप इसी को बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होता है वर्क एब्जॉर्बिंग। ठीक है, ये आपका जो होता है वर्क एब्जॉर्बिंग, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल। ये आपका पहला कंक्लूजन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी पहला चीज अगर आपको क्लॉकवाइज दिखता है तो वर्क प्रोड्यूसिंग होगा, और एंटी क्लॉक दिखा तो क्या होगा, पावर एब्जॉर्बिंग या वर्क एब्जॉर्बिंग होगा। दूसरा कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो जो हमारा कोई भी साइकिल है उसके बीच का एरिया क्या शो करता है, वर्क ट्रांसफर शो करता है। तो एक बार आइए पहले तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या कहानी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइनली यहाँ पे जो कंक्लूजन आया हुआ है उस पर हम लोग देखिए बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखिए तो आपको एरिया क्या दिखेगा, कंक्लूजन पे हम लोग बात करते हैं। कंक्लूजन पे फर्स्ट जो आपका आया हुआ है, देखिए जितना भी अगर आपको फर्स्ट कंक्लूजन है जो आपके क्लॉकवाइज साइकिल है ये सभी का सभी क्या होगा, ये आपका होगा वर्क प्रोड्यूसिंग। ठीक है, और जो आपसे एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगा ये सभी का सभी क्या होगा, वर्क एब्जॉर्बिंग। ठीक है, ये कहानी आपको क्लियर हो गई। और ये जो वर्क प्रोड्यूसिंग है इसी को आप क्या लिख सकते हो, पावर प्रोड्यूसिंग भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पावर प्रोड्यूसिंग, और ये जो आपको साइकिल दिखा वर्क एब्जॉर्बिंग, इसी को आप और क्या लिख सकते हो, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल। मतलब ये जो आपका ही क्या दिख गया आपको, पावर एब्जॉर्बिंग। कहानी क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं होगा। दूसरा चीज जो कंक्लूजन निकल कर आया हुआ है, सेकेंड पॉइंट जो है कंक्लूजन में क्या, द एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम। तो आप सीधा सीधा ही लिख लीजिए कि पीवी डायग्राम के बीच जो आपका साइकिल होता है उसका एरिया आपको वर्क ट्रांसफर शो करता है। ठीक है, तो एरिया अंडर द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, एरिया अंडर द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, क्या शो करता है, रिप्रेजेंट वर्क ट्रांसफर। ठीक है, रिप्रेजेंट वर्क ट्रांसफर। ठीक है, तो पीवी डायग्राम के बीच का एरिया वर्क ट्रांसफर शो करता ही था। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर साइकिल है इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोसेस बोलेगा तो नो डाउट प्रोसेस को हम नीचे प्रोजेक्ट करते हैं, और साइकिल बोलेगा तो साइकिल का अंडर का जो एरिया है, कोई भी साइकिल है उसके अंडर का जो एरिया है वो आपको क्या शो करेगा, वर्क ट्रांसफर शो करेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला हुआ है। इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, यहां से आपको चीजें बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास पीवी डायग्राम है, और इस पे मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला तो आपको ये देखना है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मान लीजिए कि आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रेशर दिया होगा यहाँ पर, और यहाँ आपको कुछ क्या दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो एरिया होता है कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई डी स्क्वायर। ठीक है, या पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो आप या तो इसको पाई आर स्क्वायर बेसिकली आपको डाया के फॉर्मेट में देगा, तो मैं डाया के फॉर्मेट में लिख देता हूँ पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये आपको कहानी क्लियर हुई। तो ये आपका सर्कल के लिए है। आगे जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई शेप दिया हुआ है।
ये आपका इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से पूछे हैं, ध्यान रखिएगा। इस पे अगर मान लीजिए आपको बोलता है क्या कि ये आपका कोई शेप है स्क्वायर रेक्टेंगुलर, वो तो आपको डिपेंड करेगा कि आपको ये कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको कुछ प्रेशर दे देगा और ये आपका पीवी डायग्राम है, तो यहाँ पर कुछ आपको वॉल्यूम दे देगा। मतलब अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो हमारा था ये हमने एरिया निकाला हुआ था, यहाँ पर भी अगर आपसे पूछता है क्या ये आपका प्रेशर दिया है, ये आपका वॉल्यूम दिया है, तो अगेन आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे, ठीक है। और जो एरिया निकालोगे तो ये एरिया आपको कितना मिलेगा, तो ये आपका देखेंगे तो ये आपका टोटल एरिया जो निकालेंगे ये आपको मिल जाएगा वर्क डन के बराबर। एक ट्राइंगल को लेके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल के साथ, यहाँ पर अपने पास स्पेस है, ये हमारे पास मान लीजिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम है। तो ये हमारे पास अगर मान लीजिए इस तरीके से ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका आपको बोलता है क्या निकालने के लिए एरिया, तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि सपोज आपको यहाँ पर कुछ प्रेशर आपको मेंशन करेगा, यहाँ पर बात करेंगे तो कुछ आपको वॉल्यूम भी मेंशन करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका पोर्शन है आपको P1 है, ये आपका मान लीजिए P2 या जो भी दिया है, और इस पॉइंट पे आपको बिल्कुल वॉल्यूम मेंशन करेगा, ठीक है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका जो आप एरिया निकालेंगे ये आपको एरिया मिलेगा, और ये जो आपको एरिया मिल रहा है ये एरिया किसके बराबर आएगा, वर्क डन के बराबर आएगा। जो आपका एरिया है ये एरिया किसके बराबर आएगा, वर्क डन के। तो यहाँ पर अगर आपसे बोलता है वर्क डन निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, हाफ ये बेस हो जाएगा, तो बेस आपका क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। अगर मान लीजिए मैं इसको V2 ले लेता हूँ और इसको मैं V1 ले लेता हूँ, और हाइट हो जाएगा तो हाइट मान लीजिए अगर मैं इसको P ले लेता हूँ तो ये आपका P हो जाएगा। जो भी है आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्या, कि कोई भी अगर आपको पीवी डायग्राम दिया है तो पीवी डायग्राम में आप सीधा सीधा उसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। अभी तक जैसे हमारा क्या है फ्रेंड्स, अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिया हुआ था इस तरीके के क्वेश्चंस लिए हुए थे। अब यहाँ तो आपका कर्व है ना, तो कर्व है तो आप तो ये चीजें बिल्कुल निकाल ही नहीं पाओगे, कर्व का कहाँ से निकालोगे। इसीलिए तो हमको क्या करना पड़ा था, इंटीग्रेट करना पड़ा था। अगर आप वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला देखोगे तो हमने आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक ये सब के लिए क्या किया है, ये सब के लिए हमने इंटीग्रेशन किया है। क्यों, क्योंकि अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो एक स्ट्रिप का इक्वेशन लगा के हम लोग उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कई बार एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ोगे तो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस दिखेगा, ट्रापेजॉइडल सेट कर देगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्रेशर है P और ये हमारे पास मान लीजिए वॉल्यूम डायग्राम है, तो इसमें देखिए क्या एडजस्टिंग कर देगा, ये आपको कुछ इस तरीके से मेंशन कर देगा, ऐसा इस तरीके से, और ऐसा कुछ शेप कर देगा, ऐसा कुछ, ऐसा जो भी है। तो आपको बिल्कुल एरिया निकालने आना चाहिए। ट्रेपेजॉइडल है तो आप इसको ऐसा सॉल्व कर लीजिए। ये आपको जो है पीवी डायग्राम है, यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो। इसका एरिया तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे। इसका एरिया निकालने के लिए क्या है, इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, आपको बिल्कुल ये सब डेटा दिया रहेगा। कहीं पर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो या उस चीज़ को लेकर दिक्कत हो रही हो। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चंस है इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये जो फ्रेंड्स जो आपको ये वीडियो है, इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जैसे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, वहाँ से क्या कंसेप्ट निकल कर आया हुआ है, और ये कंसेप्ट फ्रेंड लास्ट तक चलने वाला है। अगर आप कुछ देखिए एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं, जो मैंने नोट में लिखा हुआ था क्लॉकवाइज पे, तो क्लॉकवाइज पे अगर आप साइकिल लिखेंगे तो कौन कौन से साइकिल हो जाएंगे, ऑटो, और आप देखोगे तो कार्नोट साइकिल, और अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ये सब जो आपके साइकिल है डीजल, और ये जो आप देखोगे डुअल साइकिल। तो ये सब फ्रेंड्स जो एग्जाम्पल हैं ये सब आपके बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का, तो इसका आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो क्या, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स में कुछ भी अगर आप देखें तो एक तो हमारा क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये आपका हो जाएगा रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में हम लोग क्या करते हैं, वर्क देते हैं, तो ये आपका हो गया रेफ्रिजरेशन साइकिल। और अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो कंप्रेसर होता है उसके भी अगर साइकिल की बात करोगे तो वो भी आपका क्या है, एंटी क्लॉक है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स जहां पर आपको वर्क मिल रहा है तो आपको उसको जबरदस्ती क्लॉकवाइज नहीं बनाना है, वो खुद ब खुद आपको क्लॉकवाइज बनेगा। और जहां पर आपका क्या है, वर्क कंज्यूम हो रहा है, वो साइकिल खुद ब खुद एंटी क्लॉक बनेगी। उसमें आपको अलग से अपना एंटी क्लॉकवाइज वाला काम ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं।
इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।